साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया जीके का, जो हरियाणा के भी एग्ज़ाम्स में और जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला। तो इसको आज हम देखते हैं। तो आप इतने तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम देखेंगे कि कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ। ये हमारा चैनल है हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदुबांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तुकला। जो वास्तु शब्द है, इसकी उत्पत्ति है ये हुई है संस्कृत की वस धातु से। संस्कृत की वस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है रहना, बसना या निवास करना। तो वास्तु का अर्थ हो गया घर, निवास या आवास। और वास्तुकला जैसे इंग्लिश में जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं, ये लेटिन भाषा के टेक्टन शब्द से बना है। लेटिन भाषा के टेक्टन शब्द से। और टेक्टन का अर्थ क्या हो गया? बिल्डर। बिल्डर बिल्डर यानी कि जो मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है वो। जब आदिकाल से मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण शुरू किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान की उत्पत्ति हुई। हम देखते हैं कि आदिवासी थे जो, उन्होंने रहने के लिए अपने आवास का निर्माण किया था, जैसे गुफाएं होगी। और उससे आगे के जो समय काल है उसमें भवन बनने लग गए। हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, उसमें एक नगर नियोजन की बड़ी अच्छी प्रणाली है जिसे हम आगे देखेंगे। ये भी उन लोगों ने शुरू किया। तो ये सब क्या है? वास्तुकला के उदाहरण हैं। और मूर्तिकला इसी के साथ साथ पैरेलल में मूर्तिकला दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो मूर्तिकला, मूर्ति है ये संस्कृत की मूर्छ धातु से उत्पन्न है। किससे? मूर्छ धातु, इससे उत्पन्न है। और जिसका अर्थ होता है आकार, निश्चित आकार या सीमा की कोई ठोस वस्तु। आप देखते हैं कि मूर्ति है ये ठोस होती है और एक इसका निश्चित आकार होता है। तो ये कोई होगी उसकी ठोस वस्तु। तो इसमें क्या, इसका क्या अर्थ हो गया? रूप, दृश्यमान आकृति जिसे देख सकते हो, या प्रतिमा कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति मिली थी एक नर्तकी की, और भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। तो उस तरह से हम उससे अंदाज़ा लगा के इनको बताया गया है कि किस तरह से ये विकसित हुई थी। और जो मूर्तिकला, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कल्पचर। क्या कहते हैं? स्कल्पचर, मूर्ति कला। मूर्तिकला या स्कल्पचर, यह शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय, क्योंकि इसका जो विकास देखा जाता है ये इंडिया के साथ साथ यूरोप के देशों के साथ कंपैरिजन में देखा जा रहा है। तो इंडो यूरोपीय के मूल केल से, केल शब्द है एक, तो उससे लिया है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। तो मूर्तियों को नहीं बनाते जिस तरह मोड़ के, तो उसी प्रकार इसका ये अर्थ लिया गया है। देखते हैं कि मूर्तियाँ ये कला की लघु रचनाएं होती है। इन्हें हाथ से या उपकरणों से बनाया जाता है। उपकरणों से जैसे अलग अलग इसके सांचे आते हैं, उन सांचों में उनको जो सामग्री होती है उनको डाल के एक मूर्ति का निर्माण किया जाता है। अब देख लेते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले आकार और विस्तार के संदर्भ में देखते हैं। तो इसकी आपको PDF है, वो टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगी।
वास्तुकला वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित करती है। वास्तुकला में जैसे मैंने आपको बताया था कि रहने के लिए उन्होंने गुफाओं और भवनों का निर्माण किया था, तो उसके संदर्भ में इनको बताया गया है कि भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित करती है। वहीं अगर हम मूर्तिकला देखें तो मूर्तिकला मूर्तियां कला की अपेक्षाकृत लघु त्रिआयामी रचनाएं होती है। त्रिआयामी यानी कि 3D, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो 3D मूर्तियां होगी जिसके हम अच्छे से वो देखते हैं अपन। तो प्रयुक्त सामग्री, जो वास्तुकला इसके अंदर कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा? पत्थर का भी किया जाता है, लकड़ी का भी, कांच का, धातु का, रेत का, जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण करके उपयोग किया जाता है। जैसे खिड़कियां देखते हैं हम, उनमें कांच लगा होता है तो कोई धातु लगी होती है। दरवाजे देखते हैं लकड़ियाँ से बने होते हैं। और दीवारों में जैसे हम पत्थर और रेत आदि का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि मूर्तियाँ होती है वो एक ही प्रकार की सामग्री की बनी होती है। मूर्तियों के अंदर जैसे हम देखते हैं कि मूर्तियों को बनाने के लिए किसी एक ही धातु या फिर किसी एक ही वस्तु का उपयोग किया जाता है। और जो अपने भवनों में अलग अलग सामग्रियों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं सिद्धांत। वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन समावेशित होता है। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान को नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह, तो उसके अंदर गणित का इस्तेमाल कोई कैलकुलेशन करके ही किया जाता है और इसके लिए कोई एक नक्शा तैयार किया जाता है। और वहीं इसके लिए सटीक मापन की आवश्यकता होती है। कुछ भी गलत नहीं होता कि जो एग्जैक्ट हाइट होती है हमने वही रखनी होती है। और उसी प्रकार मूर्तिकला में देखते हैं, मूर्तिकला में रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है। मूर्तिकला में हम पहले कोई वो नहीं बनाते, कोई ज़्यादा गणित का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अंदर जो कल्पना में हमने जो चीज़ देखी है या फिर सामने जो देख रहे हैं, उसी चीज़ को एक हाथ से या किसी उपकरण या सांचे से उसको एक रूप दे दिया जाता है। यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करती। जैसे मूर्तियाँ होती है वो कोई, उनके लिए कोई खास उनकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको इसी साइज़ में रखना है, वो छोटी बड़ी उस हिसाब से बनाई जाती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वास्तुकला में देखते हैं हम, ताजमहल हो गया भारत के अंदर, लाल किला हो गया भारत में। और वहीं हम मूर्तिकला में देखते हैं नटराज की जो मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो ये सब हो गए। इसके बाद देखते हैं भारतीय कला और वास्तुकला, जो इसकी कहानी, विकास की कहानी है। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों मूर्तियों को मूर्तियों की अपनी एक स्वयं की कहानी है। तो जैसे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो अलग अलग तरह की जो सभ्यता विकसित हुई थी, उन्होंने मूर्तियों और भवनों का निर्माण किया था। और ब्रिटिश शासन में भी बहुत हमें मूर्तियाँ, भवनों, बड़े बड़े महल, इनका मुगल शासन में बनाए गए उन सभी के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो उनके संदर्भ में देखते हैं। महान साम्राज्यों का उद्भव, पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण जो धीरे धीरे स्वदेशी बन गए थे, जैसे मुगल थे। जो विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों का संगम भारतीय वास्तुकला और मूर्तियों के विकास में परिलक्षित होते हैं, मतलब कि हमें देखने को मिलते हैं। जो विदेशी शासक थे या फिर जो आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, उनमें से सारे तो वापिस नहीं गए, बहुत से यहीं पे रह गए थे। जैसे मुगल शासक हो गए, और ब्रिटिश के या पुर्तगाली लोग थे, और जैसे ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत पे आके कब्जा ही कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत के अंदर जो मूर्तिकला या वास्तुकला का जो विकास हुआ है, वो भारत की शैली है जो विकास के अंदर, वो तो है ही। उसके साथ में वो जो बाहरी विदेशी जो कलाएं थी वो भी उसके अंदर समाहित हो गई, वो भी उन सभी का एक संगम है, उसी को हम देखेंगे। वास्तुकलात्मक विशेषताएं भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो वास्तुकला की जो विशेषताएं हैं भारत के संदर्भ में वो देखते हैं। विभिन्न युगों में किसी देश के विकास की विभिन्न चरण उसकी वास्तुकला में प्रतिबिंबित होते हैं। अब किसी देश का जो विकास हुआ है उसका प्राचीन देखेंगे तो उसकी जो वास्तुकला है, उसने जो क्या क्या निर्माण कार्य किए हैं, उसी के
आधार पर पता लगाया जा सकता है कि इस राष्ट्र ने, इस देश ने उस समय में कितनी प्रगति की होगी, किस आधार पर ये खड़ा होगा। तो देखते हैं, किसी क्षेत्र की स्थापत्य संबंधी सूचनाएं भी समाज की अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति झुकाव दर्शाती है। तो जैसे स्थापत्य में जैसे वास्तुकला होगी या मूर्तियाँ होगी, तो ये सब किन को देख के बनाई जाएगी, उनकी उस समय की जो संस्कृति है उनके बेस पे बनाई जाएगी, उनकी क्या परंपराएं रही होगी, उन्होंने कौन से आभूषण पहने होंगे, कौन किस तरह के उन्होंने वस्त्र धारण किए होंगे। तो उसी के साथ उसको, उससे संबंधित जो जानकारी होती है उसी के बेस पे इनका निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैसे हो गई, अधिकांश कलात्मक और सतर्कता संबंधी विशेष धार्मिक प्रकृति के हैं। भारत में जो अधिकांश जो मूर्तियाँ या जो मिले थे वो एक धार्मिक प्रकृति के, क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिक जो भावना थी उनको दर्शाया था। भारत के प्रारंभिक मंदिरों में उत्तर प्रदेश का देवगढ़ मंदिर, मध्य प्रदेश में नचना का पठार नचना कुठार का मंदिर जो संरचना में जो संरचना में सरल है। ठीक है, तो ये सब क्या थी, ये एक धार्मिक प्रवृत्ति आ गई भारत की। उसके बाद देखते हैं, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं प्राचीन भारतीय कला का प्रभावशाली नमूना दर्शाती है। जैसे भारत के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जिन्हों चट्टानों को काट कर बनाया गया है। भारत में गुफाएं विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी गुफाएं हैं वो अलग अलग धर्मों के साथ जुड़ी हुई है। विभिन्न श्रेणियों के विस्थापन के अंतर प्रस्तुत करती है। स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्मित वास्तुकला संबंधी संरचनाओं की स्थानीय शैली उनके लक्षणों को साझा करती है और संबंधित क्षेत्रीय जलवायु निर्माण के स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल आदि का प्रदर्शन करती है कि वहाँ पर किस तरह का जो है प्रभाव रहा होगा, किस तरह से के उनके पास संसाधन उपलब्ध थे, उस समय की जो वस्तुएं थी, उनके संसाधन थे, उन सभी को दर्शाती है। मूर्ति विज्ञान कुछ प्रतीकों और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियों के आधार पर मूर्तियों और प्रतिमाओं की पहचान है। मूर्ति विज्ञान है उनसे जुड़ी पौराणिक जो कहानियाँ हैं उनके आधार पर उनकी प्रतिमाएं, उनकी पहचान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो बलुआ पत्थर है उनकी अधिकता रही होगी। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में देवगढ़ के मंदिर का निर्माण हुआ था। कालांतर में छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल की पहाड़ियों में भी वस्तु वास्तुशैली का विकास हुआ। सीमा के निकट होने के कारण कश्मीर में, जैसे पश्चिमी सीमा होगी तो उसके कारण देखा जा सकता है, निकट होने के कारण कश्मीर में मजबूत गांधार प्रभाव, आधार नहीं है ये, गांधार प्रभाव को देखा जा सकता है। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में देखते हैं तो ये था, सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन भारत में हड़प्पाई कला। हड़प्पा के जो उनके किस तरह की उन्होंने वास्तुशैली का निर्माण किया, उन्होंने किस तरह के भवनों का निर्माण किया, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा मौर्यकालीन कला। मौर्य साम्राज्य था उस समय किस तरह की उनकी भावनाएं रही होगी और किस तरह के उन्होंने भवनों का निर्माण किया, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, उनके। और मौर्योत्तर काल में जैसे हम अशोक और उनसे संबंधित जितने भी भवन, स्तूप इत्यादि बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे
गुप्तकालीन कला, गुप्तकालीन कला। और इसके बाद देखेंगे हम दक्षिण भारतीय कला, दक्षिण भारतीय कला। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत है, उसके अंदर कौन कौन से विकास हुए। एक दिल्ली सल्तनत के समय देखेंगे और मुगल काल के समय देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी कौन कौन से, इंडो गोथिक शैली, और एक हम देखेंगे नव रोमन शैली, नव रोमन शैली। अब इसमें हम देखते हैं कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति हुई, यानी कि वहाँ से उनका विकास हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम भारत में विशाल भाग में फैल गई। इस प्राचीन सभ्यता की विशेषता थी कि जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई कि अनेक मूर्तियाँ, मृदुभांड, आभूषण आदि से प्रकट होती है, जो हमें इन सब से देखने को मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, इसी को देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता, इसमें हम देखते हैं कि दो प्रमुख स्थल इसके, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो था ये था रावी नदी के किनारे जो बसा हुआ मिला था। वैसे हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकतर स्थल में शुरुआत में सिंधु नदी के आसपास मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता। तो शहर नियोजन के आरंभिक व सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। इसका जो शहरों का जो नियोजन था वो एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे ये इन्होंने एक शहर बसाया हुआ था, तो इस शहर के एक तो बीचों बीच मुख्य सड़क होती थी, दूसरा उसके बाद इनमें से जो गलियां थी
वो आके मुख्य सड़क पर मिलती थी। यहाँ पर जो घर थे इनके, इनके जो मुख्य जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न होकर एक तो गलियों में थे। दूसरा, इनकी जो जल निकासी थी वो एक बड़ा ही इन जो जो नालियाँ थी वो मुख्य सड़क के ऊपर एक नाले में मिलती थी। और एक इनकी जो सारी सड़कें थी ये समकोण पर काटती थी, एक दूसरी को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार इन्होंने अपना नगर बसाया हुआ था। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, मकान तथा जल निकासी की प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिक कौशल का प्रमाण है। यानी कि एक बड़े उच्च स्तर का इन्होंने ये जल निकासी का प्रबंधन किया हुआ था। उसके बाद इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं, कौन कौन से स्थल थे इनके और जहाँ से हमें अनेक प्रमाण मिले हैं। देखते हैं कि हड़प्पा, वर्तमान में ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। रावी नदी के तट पर था। विशाल चबूतरों वाले छह नगार, इसमें बड़े बड़े 6 नगार मिले थे। 6 नगारों की 2 कतारें थी, 2 कतारों में थे ये, जैसे 1 2 3 4 5 6, 2 कतारों में। और यहाँ से मिले मातृ देवी की मूर्तियाँ, लकड़ी की ओखली, गेहूँ। लकड़ी की ओखली के अंदर इन्होंने गेहूँ को मिला था। जौ के प्रमाण मिले हैं। और इसमें जो मिला था, जो तांबे की एक, जैसे तुला बोलते हैं, वजन मापने वाली एक इस तरह की जो होती है, वो एक तांबे की इनको मिली थी। यहाँ से दर्पण मिला था। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु से बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते को दर्शाया गया है। कुत्ते की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति थी, उसमें हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते को दर्शाया गया है। एक लाल बलुआ पत्थर से पुरुष की धड़, लाल बलुआ पत्थर से एक पुरुष की धड़ बनी हुई है, जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से हमें मिला है वृत्त अन्नागार, एक तो अन्नागार मिला है। स्नानागार, अन्नागार। और दाढ़ी करने वाले जो औजार थे वो मिले हैं। नहीं, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, सॉरी, औजार नहीं, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है और पशुपति की मोहर मिली है। उसके बाद देखते हैं हम धोलावीरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। विशाल जलाशय मिला है। जलदोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, ये सब मिले हैं। और 10 बड़े बड़े आकार के संकेताक्षरों वाले अभिलेख मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम शहर है। कौन सा? धोलावीरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसे लोथल, इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था।
इसके साथ ही हम देख लेते हैं राखी गढ़ी। इसके महत्वपूर्ण मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी PDF में आपको मिल जाएंगे। राखी गढ़ी ये कहाँ पे है? हरियाणा में। इसे अब तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से हमें मिली है अन्नागार, कब्रिस्तान, अन्नागार, कब्रिस्तान, और एक जो आपका लोथल था, यहाँ से जहाज बनाने, इसे हम वो कहते हैं डॉकयार्ड, वो था ये डॉकयार्ड। और यहाँ पे डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा। जहाज बनाने का जो कारखाना था वो भी यहाँ से मिला है, जहाज बनाने का कारखाना। इसके अलावा लोथल से हमें मिले था धान की भुस्सी। इसका मतलब कि ये चावल की खेती के बारे में जानते थे। घोड़े का प्रमाण मिला यहाँ से, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण। और उसके अलावा 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री हम कोण मापते हैं ना, उन कोण मापने के यंत्र, कोण मापने के यंत्र ये भी मिले हैं। जो राखी गढ़ी है, यहाँ से हमें मिला है एक कब्रिस्तान है, नालियाँ, अन्नागार और टेराकोटा की ईंटें, यानी कि मिट्टी की पकी हुई ईंटें, टेराकोटा ईंटें। जो राखी गढ़ी है, इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता था। प्रांतीय राजधानी। इसके बाद रोपड़, जो कि पंजाब में है। ये जो रोपड़ स्थल है, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है। आज़ादी के बाद हमने जो सबसे पहली साइट रोपड़ को खोजा था, ये सतलुज नदी के तट पर है। रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी के तट पर। और यहाँ से शव के साथ कुत्ते को दफनाने के, यानी कि कुत्ता पालतू था और उसके मालिक के साथ उसको दफनाया गया था कुत्ते की मृत्यु है। शव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य ये हमें कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। रोपड़ का है पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे ये स्थल था। और इसके साथ तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। इसके बाद स्थल देखते हैं आप कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये जो घग्गर नदी थी अपनी, उसके तट पर है, घग्गर नदी। प्राचीन समय में ये सरस्वती नदी के तट पर रहा था। तो यहाँ से एक तो मैं कालीबंगा से मिला चूड़ी बनाने का कारखाना। और इसमें जैसे दुर्ग हो गए, ऊंट की अस्थियाँ हो गई, ईंटें हो गई और अग्नि वेदिकाएँ हो गई, ये सब मिले हैं। और इसके बाद एक आ गया सुरकोटदा। ये हमारा गुजरात में है। यहाँ से घोड़ों की अस्थियों के वास्तविक प्रमाण में सुरकोटदा से मिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है।
और ये सूखी हुई सरस्वती नदी के, वर्तमान में जो सूख चुकी है, सूखी हुई जो सरस्वती नदी है इसके तट पर मिला है। यहाँ से खिलौना हल, यानी कि हल एक खिलौना, ये मिला है। और इसके अलावा जो और बाकी जो हमने शहर देखे थे उनके अंदर एक जो चौरस था वो उनका शहर मिला था, लेकिन यहाँ से हमें अंडाकार शहर की आकृति मिली है, अंडाकार शहर की आकृति। और जो रेडियल गलियाँ थी, गलियाँ जैसे इस तरह से थी उनमें, जैसे ये हो गया शहर तो इसमें इस तरह से गलियाँ मिली है हमें। उसके बाद देखते हैं आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये आलमगीरपुर क्या है, सबसे उत्तर प्रदेश में है और पूर्वी स्थल है ये। इसके बाद देखते हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान में है ये। इसे जो है सिंधु सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। चहुंदड़ो भारत का लंका शहर, यानी कि बिना गढ़ वाला ये अकेला सिंध शहर था। कौन सा? चहुंदड़ो। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक के कारखाने इत्यादि सब मिला यहाँ से, यानी कि मेकअप का जो मटेरियल बनता था वो चौंदड़ों में बनता था। और एक आगे सूतकांगे डोर, यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल। और बालू, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें साफ दिखिएगा बालू, ये कहाँ है? हरियाणा में। विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं, यानी कि लहसुन के सबसे प्राथमिक साक्ष्य है वो बालू हरियाणा से मिले हैं। दईमाबाद, ये जो है कांस्य रथ की एक मूर्तियाँ मिली है। और केरल नौदोरो, ये स्थल है, ये गुजरात में, ये नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। और एक आ गया कोटबाला, ये पाकिस्तान में भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और एक आ गया मांडा, मांडा का है जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे उत्तरी स्थल है। इसके अलावा और भी कई सारे स्थल हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा अगला लेक्चर कल होगा हड़प्पा सभ्यता की, इसमें वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हड़प्पा सभ्यता की जो एक बेसिक जो जानकारी थी, उसके प्रमुख स्थल थे, उसके बारे में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमने जो देखा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। हमने भारत में जो वास्तुकला कला और मृदुबाण थे उससे संबंधित देखा था। तो वास्तु जो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मूर्ति की उत्पत्ति, उनकी विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, उनके वर्गीकरण में हमने देखा कि ये, हम इनको देखेंगे। आज हमने हड़प्पा सभ्यता को देखा, उसके बाद इसके हड़प्पा सभ्यता को पूरा करके